हमारी कथनी और करनी एक हो, हम जो कहें वही हम करें, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को और शॉर्ट साइटेड नहीं हो। हम ये नहीं सोचें कि भाई अभी हमारा क्षणिक कोई लाभ हो रहा है तो हम उसको अपने लाभ कर लें और हम फ्यूचर की चीज़ को जो इग्नोर कर दें। आज अगर हम अपने फ्यूचर को ध्यान में रख कर के काम करेंगे तो हम जीवन में ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त आप सबका लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ चैनल युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों जैसा कि हम लोग अपने खास विशेष कार्यक्रम शख्सियत में बहुत बड़े बड़े लोगों से और बड़ी बड़ी हस्तियों से आपका रूबरू करवाते हैं, और आज हमारे साथ एक और व्यक्तित्व में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सज्जन कुमार बंसल जी। और कहा जाता है कि हर कोई स्कीपर नहीं होता, एक टीम में एक ही स्कीपर होता है, और शायद वो स्कीपर इस वक्त हमारे साथ आपके स्क्रीन पर सज्जन कुमार बंसल जी हैं। सज्जन जी बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति पर आपका। नमस्कार। कहा जाता है कि टीम में तो सभी खेलते हैं, सभी प्रकार के प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जो स्कीपर होता है वो केवल एक ही होता है। थोड़ा आप उसकी यात्रा के बारे में एक संक्षिप्त विवरण जो है वो दर्शकों को दे दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लूँगा। स्कीपर कंपनी 1981 में बनी थी। मेरे पिताजी के स्वर्गीय सही साधुराम जी बंसल ने इसको बनाया था। स्कीपर नाम क्यों रखा मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनके दिमाग में रहा हो कि मैं जिस भी क्षेत्र में जो भी काम करूं, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें स्कीपर की भूमिका हमको ही निभानी है। ऐसा सोच करके हो सकता है उन्होंने कंपनी का नाम स्कीपर रखा होगा। और मैं मेरी पूरी चेष्टा कर रहा हूँ कि चाहे व्यापार हो, चाहे परिवार हो, या सामाजिक संस्थाएं हो, सामाजिक काम हो, हम अपनी तरफ से पूरी हमारा जो जिम्मेदारी है उसको हम निभा सकें, इसकी हम चेष्टा कर रहे हैं। आपके पिताश्री का जब जो चर्चा है वो छेड़ ही दी है। कोलकाता का ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, ऐसा कोई सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो साधुराम बंसल जी को उनके नाम से, उनके काम से नहीं जानता है। लेकिन जब उन्होंने स्कीपर रखा और उसी स्कीपर को आज आप लोग इतनी अच्छी तरह से सींच रहे हैं, और सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, जबकि हम लोग जहाँ भी न्यूज़ कवरेज के लिए जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों की फहरिस्त निकालते हैं तो उसमें स्कीपर का नाम आता है। जब ये बात आपको सुनने में आता है मीडिया के थ्रू, हम लोगों के थ्रू, तो फिर आपको कितनी चुनौती बढ़ जाती है? थोड़ा सबसे पहले आप ये बताइए। हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, उसको हम चुनौती के रूप में नहीं लेते। हम अपना काम कर रहे हैं, और कई बार जब भारत सरकार की तरफ से या जो सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमको कुछ अवार्ड भी मिलते हैं, हमको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, तो हम ये समझते हैं कि भाई ये जो है ये हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ा रहा है। आज चाहे वो एक्सपोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे हमारे प्रोडक्ट को हम भारत सरकार के भारत का जो नव निर्माण के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो हमारे प्रोडक्ट काम में आते हैं, तो देख कर के अच्छा लगता है कि हम अच्छे प्रोडक्ट रीज़नेबल प्राइस में भारत सरकार को और दुनिया के हर कोने में आज हमारा प्रोडक्ट जो है दुनिया के 45 से 50 देशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, ये जिम्मेदारी हमारी है, और भगवान ने हमको इसीलिए भेजा है कि हम जो है वो व्यापार के चाहे रास्ता हो और चाहे सामाजिक कामों का रास्ता हो, हम लोगों की सेवा कर सकें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो ये हम काम कर रहे हैं, और ये हमको हमारे पूज्य पिताजी से ही और ये शिक्षा मिली है कि हमारी जिम्मेदारी है। भगवान सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दे करके इस दुनिया में भेजता है। हो सकता है कि हमारी इसी जिम्मेदारी को हम पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। सर एक सवाल मन में आ रहा है कि पिछले 2 सालों से जो लोग हैं वो कोरोना से कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं, और कहीं बहुत सारी मार जो है उन पर पड़ी है। कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें कहा गया कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा पिछड़ सा गया है। लेकिन कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखाया भी है। तो क्या कुछ आपने क्या सीखा कोरोना से, और एज ए स्कीपर आपने क्या सीखा? क्योंकि अगर स्कीपर कुछ सीख रहा है तो उसके जो टीम मेट्स हैं, उसके जो सदस्य हैं उस टीम के, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक वो ना कुछ सीख रहे हैं। तो दर्शकों को बताइए कि कोरोना से आपने क्या कुछ सीखा है। केवल कोरोना का ही बात नहीं है। कोरोना तो अभी एक हमको आत्ममंथन के लिए समय दिया। पिछला जो साल, 1.5 साल, 2 साल का जो समय गया, इसको लोगों ने कई नज़रों से देखा, लेकिन मैं इसको एक आत्ममंथन के रूप में देखता हूँ कि
हम अपने आप को आत्मचिंतन हमको करना चाहिए कि जो हमारे एक्शन है, जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हमारा परिवार के अंदर में रहने का तरीका है, या हमारा सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं, उसको हमको क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। इसका अगर हर व्यक्ति अपना आत्ममंथन करे तो उसके लिए भगवान ने ये पिछला साल, 1.5 साल, 2 साल का जो समय दिया, उसमें उन्होंने ज़रूर किया होगा। मैंने तो किया, लेकिन बाकी लोगों ने भी ज़रूर किया होगा। तो उससे बहुत सी चीज़ें निकल कर के आती है कि कई बार व्यक्ति सोचता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उस काम का अभी वैसा रिक्वायरमेंट नहीं रह गई जैसे पहले होनी चाहिए थी। तो ज़रूर उसके अंदर में समय बदल गया है, रिक्वायरमेंट लोगों की बदल गई है, काम करने के तरीके बदल गए हैं। उस प्रोडक्ट की आज के दिन क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसमें बदलाव आ गया है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। और मैं मेरा ही बताऊं कि जब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया तो हम एक छोटे से पाइप की यूनिट बनाते थे। पाइप, उसके अंदर में हम लोहे के पाइप बनाते थे जो वाटर सप्लाई में लगते हैं या कंस्ट्रक्शन के काम में लगते हैं। लेकिन आज हम पाइप नहीं बनाते, आज हम लोहे के पाइप नहीं बनाते, हम प्लास्टिक के पाइप बनाते हैं, क्योंकि हमको लगा कि भाई समय के साथ हमको अपने आप को चेंज करना चाहिए। किसी समय में हम एलपीजी गैस के सिलेंडर बनाते थे, आज हम नहीं बनाते। किसी समय में के अंदर में हम लोग जो काम करते थे वो काम हो सकता है आज हम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग भी ज़रूर कर रहे होंगे, बाकी भाई लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन हमको समय के साथ अपने आप को, अपने एक्शन को, अपनी सोच को बदलता रहना पड़ेगा, और जिससे तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कोरोना का जो पीरियड था, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस पीरियड के अंदर में और इस लोगों ने अपना चिंतन किया, आत्ममंथन किया, अपने परिवार के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसके लिए भी हमने चिंतन किया। तो करके हम अपने जीवन के अंदर में किस तरह से और अच्छे तरह से पॉजिटिव वे में हम आगे बढ़े, ये हमको भगवान ने एक समय दिया था। और अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है और सब अपने विषय काम में भी आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आने वाला समय हमारे हिंदुस्तान का बहुत बढ़िया है, जिस तरह से हमको यहाँ और अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन हाँ, उस अपॉर्चुनिटी को हमको और टारगेट करना पड़ेगा, उसका सही चिंतन करके अपने एक्शन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। किसी ने क्या सोच रखा था कि घर से बैठे बैठे या फिर अपने ऑफिस में बैठे बैठे आप, जैसे कि आप 45-50 देशों में स्कीपर का कारोबार फैला हुआ है, तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनसे आप किस प्रकार से घर बैठे बैठे एक साथ वेबिनार के जरिए आप बैठ के आराम से अपनी डीलिंग कर सकते हैं? क्या किसी ने सोच रखा था ये? देखिए, एक पीढ़ी थी जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से परे थी। हम केवल कागज़ों से काम करना चाहते थे, पेपर पे काम करना चाहते थे, और कंप्यूटर को देखने से ही हमको डर लगता था। लेकिन इस कोरोना पीरियड के अंदर में हम सब और जो है वर्चुअल मीटिंग करने लग गए, कंप्यूटर को यूज करने लग गए। और आज का जो समय है उसके अंदर में तो आपको फिजिकल कहीं जाने की दरकार भी नहीं है, या उतनी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जाना तो पड़ेगा, लेकिन उतनी दरकार नहीं है कि इसके जाए बिना काम नहीं होगा। लेकिन आज हम लोग जो है वो जूम के ऊपर में मीटिंग कर सकते हैं, गूगल पे मीट कर सकते हैं, कंप्यूटर पे हम आपस में बातें कर सकते हैं, और करके हम अपने जो काम हम फिजिकल मिल कर के करते थे वो कितना फास्ट हो गया कि किसी भी काम को करने के अंदर में अभी हमको ये नहीं सोचना पड़ता कि हमको वहाँ जाना है, वहाँ एक मीटिंग कॉल करनी है। आज मैं मेरा ही बताऊँ तो हमारी जैसे 5 फैक्ट्रियाँ हैं, तो 5 फैक्ट्रियों के अंदर में हम कभी मीटिंग करने के बारे में अगर सोचते थे तो एक 15 दिन पहले की प्लानिंग बनती थी कि सब जगह के जो प्लांट हेड है उनको एक जगह इकट्ठा करो, उनको ऑफिस में बुलाओ, हेड ऑफिस में बुलाओ या किसी एक प्लांट में बुलाओ, वहाँ हम सब आपस में बैठ के बात करेंगे। अब दरकार नहीं है, अगर अभी हमारे मन में आया तो उनको आधे घंटे बाद का टाइम दीजिए, वो सब जूम पे ज्वाइन कर लेंगे और आपको जो काम करना है, जो बातें करनी है, उनसे आप कर सकते हैं। तो ये जो चेंज आया है, ये चेंज और अच्छे के लिए आया है। इससे हमारा व्यापार भी आगे बढ़ेगा, हमारे आपस के कॉन्टैक्ट अच्छे होंगे, हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। आज क्या है कि कोई भी चीज़ है, कम्युनिकेशन, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, संवाद के अंदर में कमी नहीं रहनी चाहिए। उससे अगर वो नहीं रहता है तो हमारा हर क्षेत्र जो हम अपना काम करते हैं वो हमारा काम आगे बढ़ेगा और सुचारू रूप से हम उसमें सफल हो पाएंगे। मैं आप लोगों को बताऊं कि सज्जन बंसल जी जो हैं वो सिर्फ कारोबार में स्कीपर नहीं है, बल्कि समाज सेवा में भी स्कीपर की भूमिका में है। और मेरे पास बहुत सारे लिस्ट, जो फहरिस्त मेरे पास है वो तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के कर्णधार तो है ही, इसके अलावा जिसमें 1 लाख
एकल विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन गौ सेवा के क्षेत्र में कहा जाता है कि बहुत बड़े गौ सेवक भी हैं। तो इससे मेरे मन में एक सवाल आता है बंसल साहब से कि गौ सेवा की तो बात हम लोग करेंगे ही, लेकिन जो गौशालाएं हैं उनकी ज़रूरत ही समाज को क्यों पड़ी? इस बारे में बहुत कम लोग कहना चाहते हैं या कुछ बचना भी चाहते हैं कि भाई इसे कम बोला जाए, लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि गौशाला में जितनी भी गायें हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ रही है। तो क्यों उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी समाज को? इस बारे में ज़रा फोकस करें। देखिए, हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसमें गौ का बड़ा महत्व है और हमारा देश जो वो कृषि प्रधान देश रहा। कृषि प्रधान देश किसी समय में हमारे यहाँ जो खेती होती थी वो गौ आधारित खेती थी, मतलब गाय के गोबर से और गौमूत्र से ही हम किसान जो है वो अपनी खेती को करता था। लेकिन धीरे धीरे और देश आज़ाद होने के बाद या उसके पहले ही और केमिकल खेतियाँ जो है वो केमिकल खाद हमारे यहाँ पर यूरिया के रूप में या पेस्टिसाइड के रूप में, और ये इसका चलन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कहा तो ये गया कि इससे जो आपकी खेती जो है जितनी होती है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन किस तरह से धीरे धीरे करके हमारी ज़मीन की उर्वरता शक्ति और कम होती चली गई, ये किसान आज के दिन अपने आप को फील कर रहा है। तो और यही कारण रहा कि जब तक गाय दूध दे रही थी तब तक तो वो गांव में थी, और धीरे धीरे फिर जब दूध देना उसने बंद कर दिया तो वो गांव से निकलती चली गई और शहरों में आकर के और ये गौशालाएं निर्माण हो गई, या सड़कों पर गाय हम देखते हैं कि जो घूमती रहती है। आज कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी आज से 135-36 साल पहले बनी थी। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं कि देश आज़ाद होने के पहले ऐसा नहीं था। देश आज़ाद होने के पहले भी गौशालाएं थी, लेकिन वो गौशाला हो सकता है कि गौ सेवा के रूप में थी कि शहरों के अंदर में गाय की और हम सेवा करना चाहते हैं या गाय के हम दूध को पीना चाहते हैं, इसलिए हमने गौशालाओं को रखा। बाकी गांव में किसान के पास तो गाय रहती थी, पहले ज़्यादा थी, आज कम संख्या में है, लेकिन गाय पहले भी थी। लेकिन क्या है कि गाय अब गांव में चली गई और शहरों के अंदर में और गौशाला ज़्यादा है, और आज गौशालाओं में किस तरह से गायों की स्थिति रहती है ये कई बार हमको पेपर के अंदर में जानने मिलता है कि गौशाला में गाय की सेवा ठीक से नहीं हो रही है और वो वहाँ पर जो है उनकी और बीमार हो गई या उनको इस तरह से है। या हमको दिखाई देता है कि हमारा ये बंगाल के अंदर में तो BSF जो है वो गायों को छुड़ाता है जो स्मगल हो रही है, और वो उनको थाने में तो रखेगा नहीं, उसको वो गौशालाओं को देना चाहता है और गौशालाएं मना करती है कि हमारे पास जगह नहीं है या हमारे पास में कार्यकर्ता नहीं है या हमारे पास में फंड का अभाव है। तो वो लेकिन जो है गौशाला के अंदर में ही उनको रखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तो ये गाय स्मगल क्यों हो रही है और शहरों में क्यों आ रही है, उसका एक ही कारण है कि गाय जो है वो गांव से दूर हो गई, या किसान ने गाय की उपयोगिता को नहीं समझा और वो जो है वो गाय को जब दूध देना बंद कर देती है तो वो उसको अपना संबंध उससे तोड़ लेता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये अगर नहीं हुआ होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और जो हमको दिखाई दे रही है कि भाई ठीक है गौशाला के अंदर में अगर है भी गाय तो ये कम से कम स्मगल तो नहीं होनी चाहिए, आज वो बांग्लादेश तो नहीं जानी चाहिए थी। तो ये जो चीज़ है ये कैसे रुक सकती है, तो इसको एकल ने समझा। आज एकल ने एकल विद्यालय के माध्यम से और 1 लाख गाँव में हमारी पहुँच है जहाँ हमारे एकल विद्यालय चलते हैं। तो एक गाँव के लेकिन हमारी पहुँच जो है अगल बगल के 2 गाँवों में और मिला लें तो हमारी 3 लाख गाँव में हमारी पहुँच है। माने हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारा वहाँ पर जो एक गांव का जो लड़का है वो हमारे एकल से जुड़ा हुआ है। तो एकल ने ऐसा सोचा कि अगर हम इसको गौ सेवा को भी अगर अपने काम में लेते हैं तो हम गायों को वापस गांव में भिजवा सकते हैं किसान के पास। जो बिना दूध देने वाली गाय है वो अगर गांव में वापस चली गई तो हमारा एक बहुत बड़ा जो संकट है आज, चाहे वो गौ हत्या की बात कर लीजिए या स्मगल होने की बात कर लीजिए, या शहरों के अंदर में जो सड़कों पर हमको गाय दिखाई देती है, नेशनल हाईवे के ऊपर में हमको दिखाई देता है कि गाय एक्सीडेंट कर करके और वो जो है एक्सीडेंट हो गया। तो ये सारी जो स्थिति है ये धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। तो इसको एकल ने अपनी जिम्मेदारी समझा और एकल हमेशा ये सोचता है कि सारा काम सरकार का नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब भारत के नागरिक हैं,
ये भारत हमारा अपना है, हमको इसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इसको और सशक्त बनाना है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो हमने एकल ने फिर इसको एक योजना ली, गौग्राम योजना। गौग्राम योजना के अंदर हम क्या करते हैं कि किसान को गाय के गोबर के और गौमूत्र का जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनाए, उसकी हम उसको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के बाद में उस प्रोडक्ट को वो अपना यूज करना चाहे वो यूज कर ले, और अगर वो बेचना चाहता है तो वो बेचारा कहाँ बेचेगा, गांव के अंदर में ला कर के उसको तो बेचने की सुविधा नहीं है। तो हम उसको ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर में ये आप देखेंगे कि एक हमारा एकल का एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, और वो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम किसान को जो प्रोडक्ट हमको किसान देगा हमारे सेंटर में, उसका हम कैश रुपया उसको दे देंगे, यानी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके बाद में उस प्रोडक्ट को हम अच्छी पैकिंग करके और ऑनलाइन जो है वो अपने हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे जो डोनर है, या एक आम पब्लिक जो उसको यूज करना चाहे, चाहे उसमें दीपक हो सकता है, चाहे उसमें अगरबत्ती धूपबत्ती हो सकती है, या कछुआ अगरबत्तियाँ जिसको हम बोलते हैं मच्छर की, मच्छर कॉयल वो हो सकती है, या हम उसके अंदर में गोनाइल बना सकते हैं गोमूत्र से, हम उसके अंदर में और खाद की बना सकते हैं, हवन टिकिया बना सकते हैं। इस तरह के जो प्रोडक्ट है, जो गौ प्रोडक्ट बन सकते हैं, उनको हम अपने ऑनलाइन बेचेंगे, जिससे कि हम किसान को जो है उसकी आय को भी बढ़ा सके, और हमारा देश जो है वो मजबूत बन सके। हमारा गाँव का किसान जो केवल खेती के भरोसे है, और वो खेती तो करेगा ही, अपना प्रोडक्ट तो बेचेगा ही, लेकिन गौ प्रोडक्ट को भी बेच करके वो अपनी इनकम को बढ़ा सके, ऐसी हमारी योजना है। इस योजना में अभी पायलट प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ, बंगाल के अंदर में नकाशीपाड़ा में हमने शुरू किया है, और झारखंड के अंदर में देवघर में हमने ये शुरू किया है। वहाँ पर अभी हमने और बंगाल के अंदर में 30 गाय और झारखंड में 50 गाय किसान को दी है। उसका आगे आने वाले समय में प्रोडक्ट को किस तरह से हम अपना बेचते हैं, करते हैं, ये एक पायलट प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो गया हुआ है, जिसका रिजल्ट आगे आने वाले 6 महीने के अंदर में, और जब हम देख करके फिर इसको बड़े रूप में करेंगे, और बाकी जगह पर भी हिंदुस्तान के हर कोने में, चाहे वो केरल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, सब जगह हमारे स्कूल चल रहे हैं। उन सब स्कूलों के माध्यम से हम गांव के अंदर में इस तरह से गायों को हम वापस गांव में भिजवाने की चेष्टा करेंगे। और ये मैं पिछले दिनों आपको बताऊं कि राधा किशन जी महाराज और राजेंद्र दास जी जब कलकत्ता आए थे, मैं उनसे मिला था, और वो सब चूँकि गौ भक्त हैं, गायों के लिए बड़ी चिंता करते हैं, गौशाला के बारे में वो अपने हर कथा के माध्यम से और कलकत्ते के जो सुधीजन हैं उनको बताते रहते हैं। जब मैंने उनको ये योजना बताई, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, और आप एकल ही इस काम को कर सकता है, ये उनका शब्द था कि एकल ही इस काम को कर सकता है, और एकल के ऊपर में हमें बहुत आशा है, आप इस काम में ज़रूर सफल होंगे, हमारा आशीर्वाद है। और देखिए, भगवान की भी कृपा हो सकती है कि हम इस काम में सफल हों। आगे आने वाले समय में आप लोगों को दिखाई देगा कि शहरों के अंदर में वो गाय सड़कों पर नहीं दिखाई दे, कोई भी गाय बांग्लादेश स्मगल नहीं हो, और हम जो है वो अपने गौ माता की रक्षा कर सकें। तो देश को फिर से गौ आधारित कृषि के माध्यम से हम गांव के किसान को और आर्थिक रूप में सशक्त बना सके, ऐसा हमारा सपना है। ये हम लोग जरूर पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर गौ माता का भला होगा तो हमारा भला होगा, और अगर हमारा भला होगा तो समाज का भला होगा। और जिस प्रकार से बंसल जी ने एक योजना की जो बात की है, और आप लोगों को जिस प्रकार से इतने सहज तरीके से इस योजना के बारे में बताया, इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है कि आप जिस योजना की बात कर रहे हैं, अगर ये योजना पूरी तरह से अगर धरती पर आ जाए तो पूरे सिर्फ 1 लाख और 2 लाख गांव की बात नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष का कहीं ना कहीं कायाकल्प हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल होगा कि देखिए, आज अगर हमारे देश की जो जीडीपी है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2025 तक हमको 5 ट्रिलियन करना है, मुझे नहीं लगता कि 2025 का भी समय लगेगा। हो सकता है कि उसके पहले ही हम 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर ले, क्योंकि आम आदमी की इनकम अगर बढ़ गई तो वो खर्च भी करेगा। तो ये तो फिर हमारा जो है वो अपने आप ही आप देखेंगे कि शहरों से जो पैसे हैं, शहरों को अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, गौ प्रोडक्ट, और गांव के किसान को उसका पैसा मिल जाएगा। तो ये तो जो है वो बहुत जल्दी हमारा, और एक इससे तो जैसे बोलते हैं ना कि आम की आम और गुठली के दाम, मतलब किसान को भी लाभ होगा
सरकार को भी लाभ होगा, शहर के लोगों को अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, हमारी गौ सेवा हो जाएगी, गौ माता अपने घर पहुंच जाएगी। आज गौ माता का घर जो है वो किसान का ही परिवार है, तो वो अपने घर पहुंचेगी और गौशालाएं जो हैं उनकी एक समस्या ख़त्म होगी। आज गौशालाएं शहर के बीच में है, भारत कोई भी स्टेट गवर्नमेंट गौशाला को रखना नहीं चाहता, क्योंकि उसके गोबर और गौमूत्र को से जो गंदगी होती है वो वहाँ पर जाकर के ड्रेनेज को जाम करती है, तो वो भी क्लीन होंगे, माने शहर भी अच्छा स्वच्छ हो जाएगा और गाँव भी स्वच्छ हो जाएगा और हम सबका जीवन भी और स्वच्छ होगा और हम वहाँ पर अपने आप को और आत्मनिर्भर बना सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इससे सब पूरे हिंदुस्तान, जो पुराना हमारा हिंदुस्तान हुआ करता था, वो पूरा अपनी और उसी रूप में हमको दिखाई देगा। एक सवाल इससे और जुड़ा हुआ है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्गों में अपनी बात भी कर रहे हैं, आपने चर्चा भी की है कि राष्ट्रीय राजमार्गों में जो गाय जो जिस प्रकार से चलती हैं और दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, तो इसके लिए कठोर से कठोर नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? मतलब नियम तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि जितने भी गौ सेवक हैं भारतवर्ष के और बहुत बड़े बड़े कथावाचक जो हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है कि इसके लिए एक कठोरतम जो एक्ट है, वो कानून है, वो बनाया जाए, ताकि जो गाय माता जो कि सड़क पर लावारिस घूम रही हैं और इससे दुर्घटना हो रही है, और वो जब हम लोग अपनी आँखों से देख लेते हैं तो जो हृदय है वो पूरी तरह से हमारा टूट जाता है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, कितनी कठोर एक्ट की बात आप चाहते हैं और आपकी कुछ मांग है तो बताइए। देखिए, नियम बहुत बने हुए हैं, कोई कठोर नियम की दरकार नहीं है। हम लोग इस कठोर नियम की बात जब करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके और ये बोलते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि तुम नियम बनाओ, तुम पुलिस को भेजो, तुम ये करो, तुम, कोई दरकार नहीं है। कोई शहरों पे कोई राजमार्ग के अंदर में गाय निकलेगी नहीं। जब उसका घर है तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी, तो सड़कों पे क्यों आएगी? तो हम ये सोचें ना कि गाय कैसे अपने घर में जाए। आज माँ बाप है, वो अपने बच्चों के साथ घर में रहेंगे, तो कोई वृद्धाश्रम की दरकार नहीं है। उसी तरह से गाय जो है अपने घर में रहेगी, किसान के घर में रहेगी, किसान के परिवार के सदस्य की तरह रहेगी, तो ना तो राजमार्ग में आएगी, ना कोई गौशाला में आएगी, ना कोई बॉर्डर पे स्मगल होने के लिए आएगी। वो अपने घर पहुंच जाएगी, उससे ही हम सबका फ़ायदा है, उससे ही हम सबको लाभ है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अपना कीमती समय देने के लिए, और इतनी अच्छी योजना आज युवा शक्ति के स्क्रीन पर आपने इतनी अच्छी योजना शेयर की है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस इंटरव्यू को ख़त्म करने के पहले मेरा एक अंतिम सवाल है सज्जन बंसल जी से। बंसल जी, जब एक खेल होता है तो उसमें मैंने पहले भी कहा, हम सभी जानते हैं कि स्कीपर एक ही होता है, लेकिन जो साथ में जो खिलाड़ी होते हैं वो चाहते हैं कि मैं भी स्कीपर बनूं। और जो युवा इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़ देख रहे हैं वो स्कीपर बनना चाहते हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे युवाओं को कि किस प्रकार से वो अपने जीवन में कड़ी मेहनत करें? क्योंकि जब आप लोगों ने यात्रा शुरू की थी, जब साधुराम बंसल साहब ने अपनी यात्रा शुरू की थी, और वहाँ से लेकर आज इतने सारे देशों में किस प्रकार से जो फैलाव हुआ है स्कीपर का, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा शक्ति के दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा युवा शक्ति के दर्शकों को और उन युवाओं को कुछ संदेश दीजिए। केवल एक ही चीज़ को हम ध्यान में रखें कि हमारी कथनी और करनी एक हो। हम जो कहें वही हम करें। हम कई बार क्या होता है कि हम, चाहे वो हमारा व्यापारी है, चाहे हमारा कस्टमर है, या हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को और शॉर्ट साइटेड नहीं हो। हम ये नहीं सोचें कि भाई अभी हमारा क्षणिक कोई लाभ हो रहा है तो हम उसको अपने लाभ कर लें और हम फ्यूचर की चीज़ को जो इग्नोर कर दें। आज अगर हम अपने फ्यूचर को ध्यान में रख कर के काम करेंगे तो हम जीवन में ज़रूर सफल होंगे। और हम दूसरा कोई काम कर लेगा कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार काम करेगी, हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो हम पूरी करें। भगवान ने इस दुनिया में सबको भेजा है, लेकिन जो इंसान आदमी बनाए हैं वो किसी और पर्पज़ के लिए बनाए थे, केवल अपना और हम लाभ देखें इसके लिए नहीं था। घर बनाना, अपने परिवार को बढ़ाना या अपने लिए सोचना, ये तो हर पक्षी भी करता है, लेकिन हमारे को जो है भगवान ने अगर जब इंसान बनाया तो वो इसलिए कि हम दूसरों के बारे में भी सोचें।
तो अगर हम दूसरों के बारे में सोच करके काम करेंगे तो हमारी सामाजिक काम जिम्मेदारी पूरी होगी, और हम जो कहेंगे और वही करेंगे तो हमारी व्यापारिक जिम्मेदारी और पारिवारिक जिम्मेदारी ये पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने कीमती सुझाव देने के लिए और बेशकीमती वक्त देने के लिए। और दर्शकों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।